एक्सप्रेशन इन रेशियोज का मतलब रेशियोज किस किस तरह से दिखा सकते हैं। तो रेशियो कैन बी शोन एज प्योर रेशियो, अब बातें नहीं करनी, एज प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब 2:1, 1:1 की फॉर्म में दिखा सकते हो। सेकेंड रेशियो कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, आप परसेंटेज में दिखा देते हो, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, 20%, 30%। थर्ड, जितनी भी टर्नओवर्स रेशियो होती है आप टाइम्स में दिखाते हो, उसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। एंड फोर्थ, फ्रैक्शन, आप उसको फ्रैक्शन में दिखाते हो 3/4। 3/4 का मतलब हो जाता है 3:4 या 0.075, 0.75 का मतलब होता है 75:100, है ना। और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कभी कभार आपको ऐसे दे देगा करंट रेशियो इज 2, तो उसका मतलब 2:1 है। तो ये 4 तरह से आ सकता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन रेज हो सकता है, वो ये पूछ सकता है रेशियो किस किस फॉर्म में दिखा सकते हैं। प्योर दे देगा, परसेंटेज दे देगा, टाइम दे देगा, और एक चौथा दे देगा फालतू का, तो किस फॉर्म में नहीं दिखा सकता, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको वो पकड़ लेना है। तो चारों आपको क्लियर हो गए। प्योर रेशियो भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, टाइम्स में भी दिखा सकते हैं, और फ्रैक्शन में भी दिखा सकते हैं। फ्रैक्शंस के अंदर कैन बी रेशियो शोन। कभी कभार डेज के अंदर भी दिखाते हैं हम रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड याद करो, निकाला था हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड, हमने वो निकाला था 73 डेज, 84 डेज, इस तरह से हमने निकाला था, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। रेशियोज में सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ रेशियो होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये क्या शो करती है? फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट ऑब्लिगेशन। आपकी करंट की जो भी ऑब्लिगेशन है आप उसको पूरा कर पा रहे हो, वो शो करती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो करंट की ऑब्लिगेशन के बारे में बताएगी। आप लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो की बात होती है। अब करंट लायबिलिटीज को पे कर पा रहे हो फ्रॉम योर करंट एसेट्स, वो लिक्विडिटी रेशियो शो करेगी। दो होती है इसके अंदर, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो क्या बताती है आपको? आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी है, यानी कि अच्छा जो भी करंट लायबिलिटीज आपको पे करनी है उनके लिए यू विल यूज ओनली करंट एसेट ना। ये थोड़ी कि बिल्डिंग बेच के क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे। जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट करंट एसेट से होगी। मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट बैंक से, कैश से या स्टॉक बेच के होगी। ये थोड़ी कि बिल्डिंग बेच के हो जाएगी। तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं इसके अंदर। प्योर इसके बेस्ट जो रेशियो कहलाती है आइडियल, वो क्या होती है? 2:1। योर करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड आइडियली इट इज 1:1। जो आपके लिक्विड एसेट होने चाहिए वो आपके करंट लायबिलिटीज के बराबर होने चाहिए हमेशा। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा वो लिख लो। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्रीज में दो चीजें नहीं लेंगे, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। ट्रेड रिसीवेबल आ गए, पर याद रखना ट्रेड रिसीवेबल जो लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट। यानी कि जो डेटर्स आप लोगे, ये यही एमसीक्यू बनेंगे, ये वाला ये सब एमसीक्यू हैं। वो बोलेगा करंट रेशियो निकालते हुए कौन सा नहीं लेते, लूज टूल्स दे देगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक और दे देगा, तो लूज टूल्स नहीं लेते। वो बोलता है ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें हम जो ट्रेड रिसीवेबल लेंगे वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट लेंगे। इट इज करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, आपका एवरेज टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
तो आंसर आ जाएगा करंट रेशियो। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के देगा वो आपको। तो करंट रेशियो में जो करंट एसेट लेते हैं उसमें ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन फॉर बैड डेट को माइनस करके लेते हैं। फिर उसके बाद कैश एंड कैश और प्लस अदर करंट एसेट्स, ये सारा आ गया। करंट लायबिलिटीज में 2-3 लिख लो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये सारा का सारा हमारा आ रहा है करंट लायबिलिटीज के अंदर। थोड़ा सा लिखवा है। other current liabilities and then short term provisions. अब आपको मैं 3 शॉर्टकट तरीके बताता हूं जिसमें रेशियोज में इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे। ये तो निकाल ही लोगे ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखा हो, ये तो कर ही लेते हो। अब इंक्रीज डिक्रीज वाले 3 केसेस होते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। कोई सी भी रेशियो का फॉर्मेट या तो 2:1 हो सकता है, या 1:1 हो सकता है, या 1:2 हो सकता है। 3 तरह से हमारी रेशियो हो सकती है। या तो ये पहले वाला ऊपर ज्यादा बड़ा होगा, या बराबर होगा, या उल्टा होगा। इस वाले केस में मतलब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1, मतलब 2000 और 1000 ले लो। इस वाले केस में अगर ऊपर भी इंक्रीज हो रहा हो और नीचे भी डिक्रीज हो रहा हो, रेशियो पक्का डिक्रीज हो। आपको कैलकुलेट करके नहीं देखना, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर ये डिक्रीज हो रहा हो और ये भी डिक्रीज हो रहा हो तो रेशियो इंक्रीज होगी पक्का। ये रूल है, करके देख लो। अगर मैं दोनों को 500 से डिक्रीज करता हूं तो ये हो गया 1500, ये हो गया 500, रेशियो क्या हो गई 3:1, मतलब बढ़ गया। ऐसे इंक्रीज वाला भी अगर करके देखना है तो कर लो। ये 2500 हो गया, ये 1500 हो गया, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगी। 1.1500 5 3 5 5 5 20 1.67 के करीब हो जाएगी। तो देखो अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज। अगर रेशियो का फॉर्मेट बराबर है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, मान लो 1000, तो अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो देयर विल बी नो चेंज इन द रेशियो, और दोनों डिक्रीज हो रहे हो नो चेंज इन द रेशियो। ये करंट रेशियो पे नहीं इंप्लाइड होगा, ये हर एक रेशियो पे इंप्लाइड होगा, ये फॉर्मेट होगा। अगर दोनों 1000 है, दोनों 500 से कम कर दिए तो रेशियो में कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, या 500 से बढ़ा दिए तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर रेशियो का फॉर्मेट हो 1:2 को मैं 0.5:1 लिख रहा हूं, मतलब ये वाला अमाउंट इससे कम है, ये 500 है और ये 1000 है, तो अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हो तो रेशियो भी डिक्रीज, और दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो रेशियो भी इंक्रीज। अगर मैं दोनों को 500 से इंक्रीज करता हूं तो ये हो गया 1000, ये हो गया 1500, रेशियो हो गई 10:5 15, मतलब 2:3, यानी कि 0.67:1 आंसर। देखो रेशियो बढ़ गई ना, दोनों इंक्रीज हुए तो रेशियो भी इंक्रीज हो गई। तो ये 3 अपने याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। क्लियर है तनीषा? ये तीनों आगे चलो। एक वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, लिक्विड, हाँ भी लिक्विड रेशियो पे आता हूँ ना, फिर आऊंगा। अभी तो करंट रेशियो का सारा बता देता हूँ, फिर लिक्विड एसेट पे आ जाता हूँ। 11th में तुम 2 चीजें लेते थे, 12th में एडवांस टैक्स नहीं आता था, पर अब की तुम्हें एडवांस टैक्स भी बता दो। लिक्विड रेशियो पे ले लो, आज लिक्विड रेशियो को और क्या क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो, उसके अलावा एसिड टेस्ट रेशियो। तो 3 तरह से इसका नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो। ये हमारे को और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है।
फॉर्मूला हो जाता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट इज इक्वल टू ऑल करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज माइनस एडवांस टैक्स. इन तीनों को माइनस करके जो बचता है दैट इज योर लिक्विड एसेट्स. आइडियल रेशियो इसकी 1:1 है. अब थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं करंट एसेट्स और लिक्विड रेशियो, फिर उसके बाद ऐसी अगली रेशियो करेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे. तो ऐसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना इन्हें करे हुए. तो इंक्रीज डिक्रीज किस टाइप से क्वेश्चन है वो कर लेंगे, फिर अगली रेशियो के चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, वो वाले रेशियो सॉल्व कर देंगे. चलो बुक निकाल लो. देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ. पेज नंबर, जल्दी से बुक निकालो, पेज नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 1. 152 क्वेश्चन नंबर 1 निकालो प्रथम बुक. शाबाश, क्लास में आए और बुक भूल गए, ऐसे कैसे चलेगा. तो अपने दोस्त आर्यन की सहायता मदद करेगा आर्यन, है ना. खोल लो खोल लो. एडवांस टैक्स भी माइनस करते हैं. 11th 12th में शायद नहीं करा होगा आपने एडवांस टैक्स, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया होगा, बट अब हम एडवांस टैक्स भी माइनस करते हैं. पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, accounting ratio are calculated on the basis of financial information. It means qualitative factors are ignored. कभी भी नहीं लेंगे हम क्वालिटेटिव फैक्टर को ना, अकाउंट्स में ही नहीं लेते. ऑनेस्टी क्वालिटी इसको अकाउंट्स में कंसीडर ही नहीं करते हम. सेकंड, लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एबिलिटी टू मीट. फिर उसके बाद थर्ड देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ट्रू. एडिट तो गलत हो गया. डिडक्टेड फ्रॉम करंट लायबिलिटी गलत है. इग्नोर गलत. इग्नोर नहीं करते, डिडक्ट करते हो. देखो मैंने कहा था ना इस टाइप से एमसीक्यू रेज होंगे. तो आगे थर्ड वाला. फोर देखो, लूज टूल्स एंड स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड. इंक्लूड नहीं करते हम उसको. सेकंड पार्ट कहीं नहीं करते इसको. जब बैलेंस शीट बनाते हो तब करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हो, रेशियो में नहीं करते. लास्ट क्लास में जब आपको बताया था ना, तो पूछेगा इन्वेंटरीज कहाँ जाता है, तो करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज में जाता है. इस चैप्टर में वो मना कर है कि हम इसको बेचते नहीं है. देखो हमारा पर्पस क्या है करंट रेशियो निकालने का, पर्पस क्या है हमारा रेशियो का, कि कितनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट से पे कर सकते हैं. अब लूज टूल्स क्या हो गए, छोटे मोटे पेंच कस हैं वो है, तो वो बेच के थोड़ी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, इसलिए उसको नहीं. समझ आया. पेज कस है, आपके छोटे छोटे मशीन्स के टूल्स हैं, उनको थोड़ी बेच के तुम्हारी पेमेंट करूंगा. आगे फिफ्थ, which of the following option is correct for ratio analysis? It become less affected as it ignore the price level change. बिल्कुल ट्रू है. प्राइस लेवल चेंज को अकाउंट्स इग्नोर करता है, अकाउंट्स इग्नोर करता है, रेशियो क्या करेगी. इट बिकम मोर इफेक्टिव एज इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंज. फॉल्स. इट बिकम लेस इफेक्टेड एज इट डज नॉट इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज. इट बिकम मोर इफेक्टेड. सारा बकवास है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. प्राइस लेवल चेंज का मतलब जैसे कि देखो मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, मेरी करंट रेशियो पहले 2:1 थी, आज हो गई 3:1. तो बताओ अच्छी हुई कि बेकार हुई. अच्छी हुई. मैं बोलता हूँ 1950 में मेरी 2:1 थी एंड 2020 में 3:1 होगी. मतलब 1950 में मेरे पास 1000 रुपए के ये थे और 2000 रुपए की मेरी करंट एसेट्स. इन 2020 मेरी जो करंट एसेट्स है वो 3000 है और मेरी लायबिलिटीज 1000 है. क्या मेरा बिजनेस अच्छा हुआ? नहीं हुआ. क्योंकि देखो 1950 में 1000 और 2000 की वैल्यू थी. 2000 की बिल्डिंग आ जाती होगी मान के चलो, पर आज की डेट में 3000 की कोई वैल्यू है नहीं. पर रेशियो क्या बता रही है, आपने जब रेशियो देखी तो आपने बोला आपका बिजनेस अच्छा हुआ. तो जो प्राइस का चेंज आया, इन्फ्लेशन आई, अकाउंट्स उसको शो नहीं करता. अकाउंट डज नॉट शो द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन.
कीमत की चेंज नहीं दिखाएगा, इसलिए हमारा ये गलत है, पहला पॉइंट इसका आंसर। 6, an airline company has trade receivable of 85,000, food item for sale मतलब stock is of 85,000, फूड आइटम फॉर सेल अच्छा दे दिया, स्टॉक का नाम दे दिया, लूज टूल्स नहीं लेने, कैश बैंक बैलेंस ले लेंगे, अदर करंट एसेट दे दिए, बैंक ओडी दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया, अदर करंट लायबिलिटी दे दिया, कहते हैं करंट रेशियो निकालो। निकालो, करंट एसेट को जोड़ो, करंट लायबिलिटीज को जोड़ो और निकालो। करो एक बार ट्राई करने का। करंट एसेट्स में देखो मैं ट्रेड रिसीवेबल ले रहा हूँ, स्टॉक ले रहा हूँ, कैश एंड बैंक ले रहा हूँ, अदर करंट एसेट्स ले रहा हूँ, बस 85 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 22, तो ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 170, 270 आ गया। करंट लायबिलिटीज के अंदर हाँ बिल्कुल लेंगे, 17,500 प्लस 90 प्लस 72,500, 180, 80 हो गया ना, अभी 180, तो 270 अपॉन 180, 9 2 जा 9 3 जा 3:2 मतलब 1.5:1, ऑप्शन 3, 1.5 दे रखे हो, 1.5:1 ही है। 7th देखो, 7th sundry debtors 75, bill receivable 55, inventories 60, cash and bank 23,500, advance tax 17,500, sundry creditors को बाद में देखेंगे, बीपी बाद में देखेंगे, कैश क्रेडिट, ये तीनों करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन माइनस करेंगे ऊपर से डेटर में से। आओ देखो मैं ही कर देता हूँ, मुझे देखो करंट एसेट में बताते रहो, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है ना। 72,500 लिया, 55,000 रुपये बिल का बीआर का लिया, 60,000 रुपये कैश एंड इन्वेंट्री का लिया, 23,500 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का लिया। एडवांस टैक्स लूं कि नहीं लूं? लेना पड़ेगा, लिक्विड रेशियो में नहीं लेते, करंट रेशियो में तो लेते हैं। एडवांस टैक्स लिया, माइनस 10,000 रुपये प्रोविजन का कर दिया, उसमें माइनस करना थोड़ी जरूरी है, आखिरी में कर दिया। करंट लायबिलिटीज में 62,500 लिया, 17,500 लिया और 15 लिया। देखो कुछ मिस तो नहीं किया, तो ये हो गया 6 7 8 95, ये हो गया 23 और 25 40, 1 लाख 1,62,500 प्लस 55,000, 2,17,000, 2,18,000, 2,18,500 अपॉन 95,000, 2.3, 2.3:1, ठीक है। ऑप्शन 8 देखो, what will be the current ratio of Jaguar Limited based on the following information? वर्किंग कैपिटल दे दी, टोटल दे दी, लॉन्ग टर्म डेट दे दी, ये अपने आप। इसकी कैलकुलेशन सिंपल सी होगी, वो तुम्हें दे दूंगा करने के लिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज निकाल लो पहले, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख दिया देखो मैंने,
वो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है, वो बाद में बताऊंगा। वो कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है। वर्किंग, हाँ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, बेसिकली कितना पैसा फ्री रहता है आपका, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करती है। तो पहले टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दो, आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा। 1075 में से 625 माइनस कर दो तो 450 बचा। 450 की मदद से करंट एसेट्स निकाल लो, ये हो गया 360, 8-10, बस 8-10 और अपॉन 75, 81 अपॉन 45, 1.8:1, 1.8:1 हो जाएगा ना आर्यन। 9th देखो फिर, कहते हैं सनफ्लावर लिमिटेड वर्किंग कैपिटल दे दी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे दी, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स दे दिए, हो गया, करंट एसेट्स आ गए, वर्किंग कैपिटल लगे, करो, हो गया। अगर आप बैलेंस शीट को पकड़ के चलो तो बैलेंस शीट में देखो, आपको अगर सोच के चलो, बैलेंस शीट में इसका टोटल दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, ठीक है, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, इसका टोटल इसका टोटल तो सेम रहता है, नॉन करंट घटाऊंगा तो कहां पहुंच गया, करंट पे, करंट पे मिल गया, वर्किंग कैपिटल पड़ी हुई है, करंट लायबिलिटी आ गई। रूट बनाओ, हो गया क्वेश्चन, करो अपने हाथ से सॉल्व करो, अगर नहीं करोगे तो वहां बोर्ड में नहीं होने वाले आपके क्वेश्चन सॉल्व, ये टेस्ट देने बैठोगे, दिमाग में सोचना है सारा कुछ, हार्ड होएगा ना क्वेश्चन, करोगे। टोटल देखो 30,20,000 दे दिया, नॉन करंट एसेट्स आपको कितने दे रखे हैं इसमें, 640, तो बाकी जो बचेगा वो करंट एसेट्स आएगा, 13,20,000 माइनस 640, 680, 680 करंट एसेट्स आ गया, वर्किंग कैपिटल इसमें से माइनस कर दो 48, 272 करंट लायबिलिटी आ गई, 680 अपॉन 272, तो 680 upon 272 is 680 upon 272, 2.5:1, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी सब तुम देखो। 2.5:1 फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया। 10th देखो, वर्किंग कैपिटल दे दी 525, टोटल एसेट दे दिए, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया और लॉन्ग टर्म डेट दे दिया। तो टोटल एसेट में से शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी निकालते ही करंट एसेट आ जाएगी क्योंकि वर्किंग कैपिटल की बने। वही करे, अरे ये टोटल दे रखा है, इस टोटल में से ये टोटल और ये टोटल बराबर होता है ना, तो इसमें से मैंने नॉन करंट एसेट माइनस करा, करंट एसेट आ गया, फिर करंट एसेट की मदद से वर्किंग कैपिटल दे रखा था, करंट लायबिलिटी निकाला। अब अगले क्वेश्चन में भी सेम यही है, देखो बैलेंस शीट में आपको टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट दोनों टोटल सेम होगा, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, इधर क्या बचता है, करंट लायबिलिटी, तो इसमें से अगर ये दोनों एक्सक्लूड कर दूंगा तो आई विल गेट द करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट आ जाएगा अपने आप। तो देखो टोटल कितना दे रखा है आपको, टोटल एसेट 20 लाख, 20 में से शेयर होल्डर्स फंड है 725, लॉन्ग टर्म डेट है 575, तो 7 और 6 13, 7 लाख आ गई, ये करंट लायबिलिटी 7 लाख आ गई। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल में जोड़ दो, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 7 और 5 12, 25 अपॉन 7 लाख, 12, 25 अपॉन 7 लाख। जितनी बार करोगे उतना अच्छा क्लियर होगा, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर ये दे रखा है तो मुझे पता है करंट एसेट इधर आके ऐड होगा,
तो मैं सीधा निकाला ना, मैंने कहा करंट लायबिलिटी आगे वर्किंग कैपिटल में जोड़ दो 12-25, सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर मुझे पता है अगर करंट लायबिलिटी निकालना है तो वर्किंग कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा करंट एसेट्स। इतना मेरे दिमाग ने ऑप्ट कर लिया क्योंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व करे मैंने। क्लियर है ये बात? तो यही आपकी स्पीड बनाएंगे अगर तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 11 देखो, अब ये मैंने आपको बताया था, अ कंपनी करंट रेशियो इज 1.5:1। कौन सा केस है, 1, 2 या 3 वाला? फर्स्ट वन, पहले वाला ऑप्शन ज्यादा बड़ा। कहता है आफ्टर इश्यू ऑफ चेक इश्यू करोगे तो बैंक और क्रेडिटर दोनों कम हुए, मतलब रेशियो बढ़ेगी। इंक्रीज होगा, रेशियो बढ़ेगी ना, पहले वाला केस था, दोनों कम हुए ना। चेक इश्यू कर रहे हो, लायबिलिटी कम, बैंक पैसा कम, दोनों कम, रेशियो इंक्रीज। अगर तुम क्रेडिटर की पेमेंट करते हो, एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, करंट एसेट्स इज डिक्रीजिंग, करंट लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग। 13 देखो, अ कंपनी करंट रेशियो इज 2.5:1, पहले वाला केस ही है। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख, करंट रेशियो विल, डिबेंचर कौन से हो जाएंगे ये, डिबेंचर्स देखो जो रिडीम होने वाले होते हैं वो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट में हमने इनको क्या मान लिया होगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो हमने करंट लायबिलिटी मान लिया। तो डिबेंचर रिडीम करे, करंट लायबिलिटी कम, बैंक से पैसा कम, दोनों कम, तो रेशियो बढ़ेगी। लिख लो, ये जो डिबेंचर है ये करंट लायबिलिटीज माने जाएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल, रिडम्पशन से पहले आप इसको ट्रांसफर कर देते हो लास्ट बैलेंस शीट। 13, करंट रेशियो 1:1, बीच वाला केस आ गया। आफ्टर द रिडम्पशन, अब दोनों डिक्रीज होने तो रेशियो नो चेंज। रेशियो का फॉर्मेट 1:1 है ना, अगले का रेशियो का फॉर्मेट 1:1 है, देख लो यार, नो चेंज। आगे देखो, अ कंपनी करंट रेशियो इज 0.8:1, थर्ड वाला केस साथ साथ चलेगा। बिल पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी, तो दोनों डिक्रीज होंगे तो रेशियो भी डिक्रीज हो, ऑप्शन 2। इतनी जल्दी क्रैक करना है मैं ये क्वेश्चंस। A company current ratio is 0.8:1. After purchasing of loose tools on credit, current ratio will increase, decrease. फिर एक सेकंड, पहले 14 देखो, 14 क्या कह रहे हो? नहीं, आपने बीपी की पेमेंट करी है, 14 का देख लो एक बार दोबारा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने पेमेंट करी है बीपी की, बीपी इज योर लायबिलिटी, बीपी विल डिक्रीज। और करंट एसेट्स भी तुम्हारी, जब पैसा पे करोगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा या कैश है बैंक, तो दोनों डिक्रीज, तो रेशियो 0.8:1 थी तो रेशियो भी डिक्रीज। क्वेश्चन 15 में देखो, 0.8:1 है, मतलब अगर लूज टूल्स खरीदोगे तो लूज टूल्स तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो रेशियो तो अपने आप डिक्रीज होती है। नीचे वाली चीज कभी भी इंक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज, ऊपर वाली चीज इंक्रीज होगी तो रेशियो increase, vice versa. 16, a bill receivable discounted is dishonored on the due date, current ratio will no change. देखो, हाँ, हम कहेंगे डेटर से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं, दोनों ही करंट एसेट है, तो करंट रेशियो में हमारा क्या होगा, डेटर इंक्रीज होंगे, बैंक डिक्रीज होगा, नो चेंज आएगा। नहीं, डिस्काउंटेड करा रखा था, डिसऑनर हुआ है। तुमने मुझे एक चेक दे रखा था, या हमने, इसने मुझे चेक दे रखा था, डिसऑनर हो गया, तो मैं कहूंगा कनब से पैसे लेने हैं और बैंक को पैसे देने। एक डेटर इंक्रीज, बैंक डिक्रीज, एक इंक्रीज हुई एसेट, एक डिक्रीज हुई। अच्छा क्वेश्चन था 16। 17 देखो, ट्रियो लिमिटेड हैज अ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 215 and 15 respectively. Subsequently, it purchased goods for 75,000, out of which 55,000 was on credit. तो 55 का उधार खरीदा, 20 का कैश खरीदा। कैश खरीदने वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं,
करंट एसेट्स में कैश बढ़ेगा और डेटर सॉरी स्टॉक कम होगा, डेटर बढ़ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखो। हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 20,000 वाले पे। अरे ऊपर वाली चीज ही बढ़ रही है, ऊपर वाली डिक्रीज हो रही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। पर जो उधार खरीदा है उसमें स्टॉक बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगी। करके देखो, चलो करके देखो यार। हाँ तो वो अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले मैं ये बता देखो। अगर तुमने कैश खरीदा, जब कैश खरीदोगे कितने का कैश खरीदा? 20। 20 से ये बढ़ा, 20 से कम हुआ, क्योंकि स्टॉक कम हुआ और क्या बढ़ गया? डेटर कैश। अब जो उधार बेचा 55 का, तो 55 से क्या बढ़ गए? डेटर। और 55 से क्या बढ़ गए? लाइब्रेरी। तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, ले रहे हो तो भी ठीक है, नहीं ले रहे तो भी ठीक है। 2,70,000 कैसे हो गया? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हें क्लियर हुआ पार्ट पहले? दोबारा नहीं 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 तुम बैठो ना यार। हाँ यार, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा ऐसे समझ लो, टोटल कितने का सामान खरीदा? 75। तो मेरे स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? कितने से घट जाएगा स्टॉक? परचेज। हाँ 75 से मेरा स्टॉक बढ़ गया। ये क्लियर है? अब कैश कितना दिया? 20,000 से कैश चला, और जो उधार खरीदा उससे क्या हो गया? 55,000 से क्या बढ़ गए? क्रेडिटर। पहले ये कितने का था? 1,5 हो गया। तो सीधा 55 ले लो ना, तुम 20 के चक्कर में क्यों पड़ते हो? सीधा 55 ले लो। मैं तो यही कह रहा था, जो कैश ट्रांजेक्शन है उसका कोई इम्पैक्ट ही मत दिखाओ। ऐसे करना है ऐसे कर लो, अभी समझने के लिए ऐसे कर लो। जो कैश खरीदा उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता ना। 215 अपॉन 55 कितना हुआ? 270 अपॉन 160। तो 255 अपॉन 160 इज इक्वल टू 1.687 है, तो 69 कर दो इस टू 1। ना क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो अभी? ठीक कर रहे हो? मैं मुस्कान क्लियर है? पार्ट पक्का? अगले वाला देखो, सेम ऐसे ही है। इंस्टा पिज्जा लिमिटेड करंट एसेट इतने, करंट लायबिलिटी इतने, इट पेड लायबिलिटी ऑफ 30,000 अगेंस्ट कैश। तो दोनों कम हो जाएंगे 30-30 से। बोलो, दोनों कम हो गए तो 262 का हो गया 232 अपॉन 40 अपॉन 40। ये लिख दूं बस सीधा, 40,000 को छोड़ दो, 232 अपॉन 40 5.8। तो ऑप्शन 4। अगला देख लो 19। बोलू अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द एक्जिस्टिंग बुक्स। नीचे दे रखा है, कहता है करंट रेशियो निकालो। डेटर और इन्वेंट्री, जो टोटल करंट एसेट दे रखा है 3 लाख, और करंट लायबिलिटीज देख लो, क्रेडिटर दे दिया और अदर दे दिया, तो वो भी 3 लाख है। 1:1। क्लियर है ना कार्तिक? 20 देखो, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर्किंग स्पेस कंपनी आर 360। करंट रेशियो इज 2.5:1। Afterwards, it pays 1,80,000 as interim dividend. Current ratio after the transaction. तो सबसे पहले क्या करो, करंट रेशियो की मदद से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालो। देखो करंट रेशियो 2.5:1 है, मतलब जितनी करंट लायबिलिटी होगी उसका 2.5 गुना कितना होगा? करंट एसेट्स। आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है 360, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा इसका? 2.5। 9 लाख, 9 लाख रुपए। ये आ गया समझ? अब उसके बाद कहता है उसने 1,80,000 के इंटरिम डिविडेंड पे करे, तो इंटरिम डिविडेंड हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। जब भी आपको कोई चीज पे करनी होती है वो करंट लायबिलिटी बन जाती है।
ठीक है, क्योंकि पहले आपने डिक्लेयर करा होगा, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसको आपको विद इन 15 डेज शायद पे करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट इज अ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज यहाँ से कम हुई और यहाँ से कैश कम हुआ, तो अब ये कितना आ गया 7 20 और 18, 18 चौके 4:1। ऑप्शन देखो है 4:1। क्लियर है मुस्कान? 21 with existing current liabilities a gumming company purchased machine of 52,000 in cash. After the payment the current ratio become 2:1। बताओ करंट रेशियो पहले कितनी होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये तो मुझे। पहले 2:1 थी, इसने आफ्टर पेमेंट 2:1 है ना। मैं कुछ और दिमाग लगा रहा था, अगर मैं मशीन परचेज करूंगा तो कैश जाएगा, तो रेशियो थोड़ी सी कम होगी, तो पहले रेशियो 2:1 से ज्यादा ही होगी, तो ऑप्शन 1 तो हटा ही दो। थोड़ा मैं ऐसे दिमाग लगा रहा था, समझ आया तुम्हें? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गायब ही कर दो, सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ हो सकता है, एक्स लेके चलना पड़ेगा। सर मैंने करा कि 2 = 2 x ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा कि माइनस। ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। सपोज करो करंट लायबिलिटीज 2 लाख, करंट लायबिलिटीज अगर 624 होगी, करंट एसेट मैंने x ले ली, ये देखो ऐसे लोगे। अब जब पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगा 52,000 से और रेशियो हो जाएगी 2:1। तो अब करंट एसेट निकाल लो, पहले कितने रहे होंगे। x माइनस 52,000 इज इक्वल टू 8 4 12 12,48,000। x उधर जाके ऐड हो जाएगा 52, तो 13 लाख रुपए रहेगा। 13 लाख अपॉन 6। अच्छा था क्वेश्चन। 1300 अपॉन 6 तो आया 2.08। ऑप्शन डी। क्लियर है ना कैसे कर रहा हूं? पहले मैं वैसे सोचते ना, अगर थोड़े से ऑप्शन और दे रखे होते तो हम सीधा बिना सॉल्व करे भी आंसर पे टिक लगा सकते, वो भी कर सकते हो। आप देख लो ना, पहले ज्यादा ही रही होगी क्योंकि पेमेंट के बाद कम हो जाती है रेशियो, तो वो सोचकर मैंने ऑप्शन 3 4 5 तो वैसे ही पिक कर लिया था। 22 देखो, a firm had a current assets of 12-15, creditor balance standing in the books account was settled by giving him old computer of 15,000. After settling the ratio, current ratio became 3:1। सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, कर लोगे अपने आप, वही है एक्स लेके चलना। 23 देखो, liquid asset include all the current asset except A, inventory, prepaid and advance। 24, when liquid ratio of a company is 1:1, it means liquidity of the company is satisfactory। ये तीनों के तीनों अदर करंट एसेट्स के अंदर आते, प्रीपेड और एडवांस तीनों नहीं। 25, लिक्विड रेशियो दे दी 84,000, इन्वेंट्री दे दी 35 जिसमें लूज टूल्स है, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए 15, वर्किंग कैपिटल दे दी 60, कहते हैं लिक्विड रेशियो निकालो। लिक्विड एसेट तो दे रखे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट एसेट से करंट लायबिलिटी तक पहुंचोगे, और करंट एसेट निकालने के लिए लूज टूल्स को नहीं लोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे फंस जाएंगे इसमें। रूट क्लियर हो गया ना? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट दे दिए 84,000। अब चले करंट लायबिलिटी की तलाश में। करंट लायबिलिटी के लिए पहले करंट एसेट चाहिए, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लेना पड़ता है, बट एक्सक्लूडिंग दी लूज टूल्स। तो 35 में से 14 गए, कितना हुआ 21। 21 की इन्वेंट्री ले ली, प्रीपेड ले लिए 15 गए, और 84 लिक्विड भी तो लोगे। 84 लिक्विड ले लिए, लिक्विड के अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड ही तो जोड़ूंगा, तो 84 प्लस 21 प्लस 15 एक 20, 1,20,000 ये आ गया। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, इसमें से माइनस कर दो तो करंट लायबिलिटी आ गई 60,000। 84 अपॉन 60,000।
आंसर इज 1.4:1। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 26 करते हैं। वर्किंग कैपिटल दे दी, टोटल एसेट दे दिए, नॉन करंट एसेट दे दिए, इन्वेंट्री दे दी, एडवांस टैक्स दे दिया, अक्रूड इनकम दे दी। कहते हैं लिक्विड रेशियो निकालो ऑफ द फर्म। अक्रूड इंटरेस्ट दिया, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड माइनस एडवांस। लिखवाया भाई मैंने। वर्किंग कैपिटल दे दी, टोटल एसेट और नॉन करंट एसेट दे दिए, तो टोटल में से नॉन करंट घटा दो, करंट एसेट आ गए। करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो 12,75,000 में से मैं 6,82,000 माइनस करता हूँ, आई विल गेट माई करंट एसेट्स दैट इज 5,93,000। अब करंट एसेट्स के मैं चलता हूँ लिक्विड एसेट की तलाश में। तो 593 में से इन्वेंट्री 31 माइनस एडवांस 12,500 माइनस अक्रूड थोड़ी लेंगे, दो ही चीज लेंगे, माइनस 1,30,000 माइनस 12,500। प्रीपेड था नहीं इसमें, तो 4,50,500 आ गया। और अगर करंट लायबिलिटीज चाहिए तो क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, माइनस कर दो इसमें से, करंट एसेट में से 350 माइनस कर दो, कितना आएगा, दोबारा बोलो दोबारा, ये 500 है तो ये 0 हो गया, 450, और ये आया मेरा 2,43,000। सॉल्व कर लो, 4,50,000 अपॉन 243, आंसर आया 1.85:1। गिवन है ऑप्शन, तो क्वेश्चन की गलती है। 1.5 देखो मैंने कुछ मिस तो नहीं करा ना, क्वेश्चन की गलती है, हमारा ठीक है। इसने शायद अक्रूड इंटरेस्ट को ना प्रीपेड एक्सपेंस मान के ले गया। ये करूं एक बार, प्रीपेड लिखना चाह रहा होगा ये। 450 में से 15,500 माइनस करता हूं, वो आता है मेरा 34,500 डिवाइडेड बाय 240, 1.7 आता है तब भी, 1.79। 4 तो नहीं दे रखा इसने आंसर पीछे, 26 का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर 1.85:1 होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। पता नहीं इसने क्या सोच के सेकंड दे रखा है। आंसर हमारा 100% यही है, 1.5:2। लिख लो इसका आंसर, एक नया ऑप्शन होता है 1.5 मैं जा रहा था। 27 देखो, करंट रेशियो दे रखी है 1.2:1, वर्किंग कैपिटल दे दी 1,60,000, इन्वेंट्री दे दी 240, अक्रूड दे दिया 40, कहता है लिक्विड एसेट बताओ कितना। तो करंट रेशियो में आपको पता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 1.2x होगा, बल्कि बात है ना, क्योंकि 1.2:1 है, तो जितना ये होगा उसका 1.2% होगा। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है, 160, करंट एसेट कितना है 1.2x, ये कितना है x, तो मतलब 0.2x इज इक्वल टू 1,60,000, x की वैल्यू आ गई 8 लाख, 8 लाख रुपया। तो अगर ये 8 लाख है तो ये 9,60,000 है। क्या मांगा है उसने, करंट एसेट या लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्या क्या कर सकता हूँ, इन्वेंट्री। अक्रूड तो नहीं करूंगा, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 960 में से 240 गए, 820, 720, 720, ऑप्शन 3। सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रेशियो को ऐसा लग रहा था आसान होगी रेशियो, देख लो आसान है आर्यन, आसान है, आसान। चलो एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इंक्रीज डिक्रीज वाले। 32 पे आ जाओ।
A company liquid ratio is 1.3:1. After check is issued to vendor, liquid ratio will. तो फर्नीचर से तो हमें मतलब ही नहीं है, बस वेंडर को चेक इशू करा, वो चेक गया मतलब बैंक गया, बैंक गया मतलब लिक्विड एसेट कम हुए, ऊपर वाली चीज कम होगी तो रेशियो भी कम होगी। ऑप्शन 2 इसका आंसर आ गया। नीचे की कम होगा, करंट लायबिलिटी थोड़ी कम होगी। दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी, वेंडर हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसे फिर इसको ट्रांसफर करके, हाँ फिर तो ये बात मान के चल सकते हैं। क्या लिखा है, दोनों कम हो के वैसे भी आंसर डिक्रीज ही लिखा हुआ इसने, टू रेशियो 1.3। हाँ हाँ हाँ, क्या आंसर दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है। चलो ये भी सही है। देखो लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो जो वेंडर की पेमेंट करी तो ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, वैसे तो वेंडर नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, बट जब विद इन अ ईयर पे करना होगा तो इसको अपने करंट लायबिलिटी में शिफ्ट कर दिया होगा, जैसे डिबेंचर को शिफ्ट कर, तो ये भी डिक्रीज हुए और ये भी डिक्रीज हुए, तो रेशियो इंक्रीज हुई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1। और जो छोड़े 33 देखो, if bill receivable discounted is dishonored, liquid ratio will नो चेंज। डेटर से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं, ऊपर ही दोनों, डेटर भी नहीं आता और बैंक भी नहीं आता, ठीक है। लिक्विड रेशियो 1:1 है। आफ्टर PR एंडोर्स टू अ क्रेडिटर वाज डिसऑनर्ड, तो इसका हो जाता है डेटर से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर को पैसे देने, क्योंकि जो बिल था वो क्रेडिटर को दे रखा था ना। जब बैंक को दे रखा होता है तो आप बोलते हो डेटर से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं। यहां पर डेटर से पैसे लेने हैं और क्रेडिटर को पैसे देने हैं, नो चेंज होगा अगर दोनों चेंज, नो चेंज। फिर उसके बाद अ कंपनी लिक्विड रेशियो इज 4:3। 4:3 का मतलब पहले वाला ज्यादा है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, तो कैश गया और प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ा, पर प्रीपेड एक्सपेंस तो करंट लिक्विड रेशियो में लेते ही नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते ना, तो सिर्फ कैश डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, ऊपर वाली चीज डिक्रीज हुई, रेशियो डिक्रीज हुआ। 36 भी देखो, अच्छे अच्छे दे रखे हैं। अ कंपनी लिक्विड रेशियो इज 0.8:1, इट इश्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम, लिक्विड रेशियो विल, कैश आएगा, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, ये भी जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारे को तो बस कैश लेना है, कैश बढ़ा, लिक्विड रेशियो बढ़ी, लिक्विड एसेट बढ़े, 36 का इंक्रीज। लास्ट करते हैं। अ कंपनी क्विक रेशियो इज इतना 0.5:0.75, क्या रेशियो दे रखी है। इफ एडवांस टैक्स इज पेड इट विल बी, एडवांस टैक्स हम उसमें नहीं लेते ना क्विक रेशियो में, एडवांस टैक्स हमारे लिए एसेट बन जाती है, डिक्रीज होगी रेशियो, क्योंकि एडवांस टैक्स इज नॉट कंसीडर इन दिस क्विक रेशियो, तो बस कैश गया, कैश कम हुआ, रेशियो डिक्रीज। चलो यहां तक सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। एक सॉल्वेंसी कर लेते हैं, 2 ही हो पाएगी आज रेशियो, जल्दी से सॉल्वेंसी रेशियो करो, खत्म करेंगे ना आज ही को। लास्ट चैप्टर चाइना पाकिस्तान है, मेरे को तो करवाना है ना इंडियन इकोनॉमिक्स। चलो चलो अभी बातें करने के लिए नहीं बोला। सॉल्वेंसी रेशियो जल्दी से देखो, सॉल्वेंसी रेशियो में हमारी 4 तरह की रेशियोज होती हैं। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। थोड़े दिन की, इसको अभी दोबारा कर दूंगा प्राइवेट। प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, these 4 ratio are solvency ratio.
सॉल्वेंसी रेशियो हमारे को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दिखाती है एक कंपनी की, क्योंकि डेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। डेट के अंदर दो चीजें आती हैं हमारी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एक तो ये फॉर्मूला हो गया डेट निकालने का। एक डेट ऐसे भी तो निकाल सकते हो, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, या टोटल एसेट्स के अंदर से आपका शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी निकाल दो तो भी टोटल डेट आ जाएगा। जैसे मर्जी पहुंच जाओ। वो तो बैलेंस शीट दिमाग पे रखो आप बस। ये बैलेंस शीट, इसके अंदर शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, इधर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इतना याद रखो। हाँ, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं ये वाला। कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म। इक्विटी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये एक और फॉर्मूला लिख लो, चलो आरएन की वजह से बोल देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं शेयर कैपिटल माइनस कर दूं तो भी लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल, उसमें से शेयर कैपिटल उड़ा दो तो भी लॉन्ग टर्म डेट। कैसे भी आ सकता है। एक ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, देखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस शेयर कैपिटल। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस शेयर कैपिटल। कितने फॉर्मूले बता दिए तुम्हें ये दोनों को मर्ज करके। तो फॉर्मूले तो अपने आप बनाने हैं बच्चों तुम्हें। इस बैलेंस शीट को याद कर लो, सारे फॉर्मूले अपने आप बनेंगे यार। कैपिटल एम्प्लॉयड वो एम्प्लॉयड होती है बच्चे जो तुमने बिजनेस में लगा रखे लंबे समय, जो पैसा तुमने अपने बिजनेस में लगाया है। दिस कैपिटल एम्प्लॉयड आपके बिजनेस में लगा हुआ है, किस फॉर्म में, नॉन करंट एसेट। तो जो बिजनेस में नॉन करंट एसेट लगा रखे कैपिटल के रूप में, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और वर्किंग कैपिटल जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है जो आपको यूज करनी होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जितना एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है जो तुम यूज करोगे। भाई सपोज करो मेरे पास करंट एसेट कैश बैंक मिला के 50,000 रुपए है और लाइबिलिटी पे करनी है मुझे 20, तो मेरे पे एक्सेस कितने हैं, 30। उसी तो बिजनेस चलाऊंगा मैं। दैट इज वर्किंग कैपिटल। आपको वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल, जो सेल परचेज से आता रहता है पैसा। डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी के अंदर क्या आ गया आपका, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लिख लो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दो चीजें। बस इसके अंदर और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े फॉर्मूले आराम से बना। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट लिख लो, लिख लो, बातें नहीं करनी। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में सर लूज टूल्स एंड स्पेयर्स भी आएगा, उसको लेना है, इंक्लूडिंग करंट रेशियो में नहीं लेते, बस यहां लेते हैं लूज टूल्स एंड स्पेयर्स। टोटल एसेट टू डेट रेशियो माइनस करेंगे। आइडियल रेशियो बच्चों उन दोनों की होती, बाकी और किसी की नहीं होती। कभी कभार कोई डेट इक्विटी की बोल देता है, कोई 2:1 बोलता है, कोई 1:1। तुम्हारी बुक शायद 2:1 बोलती है, 2:1 याद कर लेना डेट इक्विटी रेशियो। वैसे बनती नहीं है 2:1, मेरे हिसाब से नहीं बनती। हाँ, डेट हमेशा लॉन्ग टर्म। तो डेट में दो चीजें आती हैं याद रखना, लॉन्ग टर्म लोन भी आता है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। प्रोविजंस याद रखना, और यहाँ टोटल एसेट में सब कुछ लेना है मुझे, प्रोविजन माइनस करके ही लेना है। अगली रेशियो देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल एसेट।
तो इसमें मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस करंट, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट का भी ऊपर लिखवाई ही है। टोटल एसेट निकालने के लिए आइदर यू कैन गो विद नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और यू कैन ऐड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। उधर से भी तो आ सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बचपन से पढ़ते आए हो। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकता हूं, इनको प्लस करंट लायबिलिटीज, जैसे मर्जी लिख लो, और फॉर्मूले कहोगे तो और बना दूंगा, जरूरत पड़ती नहीं है पर उनकी। प्रोप्राइटरी रेशियो, लास्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जल्दी से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा। अच्छा, अगर मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो पहले इसमें मैं टैक्स ऐड करूं या इंटरेस्ट ऐड करूं? सोच लो, इंटरेस्ट क्यों नहीं, क्यों टैक्स? देखो, अगर मान लो ये 1 लाख है, टैक्स है 20% और इंटरेस्ट है 50,000। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले हम जो काटते हैं टैक्स, इंटरेस्ट काटते हैं। ये देखो, जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाते थे तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते थे, सारी की सारी रेवेन्यू ऐड करते थे, फिर खर्चे माइनस करते थे जिसमें फाइनेंस कॉस्ट आती थी, फिर मेरा एनपीबीटी आता था, फिर मैं टैक्स माइनस करता था और एनपीएटी आता था। तो अगर मुझे अब एनपीएटी दे रखा है तो पहले टैक्स जोड़ूंगा, एनपीबीटी आएगा, फिर फाइनेंस कॉस्ट में कहीं इंटरेस्ट पड़ा होता था उसको जोड़कर ये निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। करंट लायबिलिटी में नहीं आती, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में आती है फाइनेंस कॉस्ट, लायबिलिटी नहीं है, वो हमारी पे होती है। तो इतना पता है, पहले टैक्स जोड़ना है। तो बेसिक सी बात है ये आर्यन, टैक्स जोड़ना है। तो टैक्स कितने परसेंट है मेरे क्वेश्चन में, कितना बना? नहीं बनेगा, क्योंकि जो टैक्स दिया जाता है वो इस अमाउंट का टैक्स निकालते हो ना। ये देखो 20% इसका देते हो कि इसका देते हो, एनपीबीटी का देते हो ना, तो 20% इसका देना है, ना कि इसका। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, देखो मैं बोलता हूं अगर ये 100 रुपए है तो टैक्स कितना हो जाएगा 20, और एनपीएटी कितना हो जाएगा 80। तो जो ये 1 लाख रुपए है ये 80 की वैल्यू है, तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी? समझ आई कहानी? अगर नहीं 20 अपॉन, अगर तुम 20 अपॉन 120 नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल। वो उल्टा वाला केस होता है, ये दूसरा केस है। दोबारा सुनो, 20 को रट्टा मत मारो, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप बोलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 रुपए होता तो टैक्स उस पर 20 रुपए देता, तो आफ्टर टैक्स कितना आता 80। तो 1 लाख रुपए दे रखा है, 1 लाख रुपए जो है वो 80 की वैल्यू है, तो मुझे अगर टैक्स चाहिए तो इंटू 20 कर दो, और एनपीबीटी चाहिए तो इंटू 100 कर दो। तो 1 लाख अपॉन 80% इज इक्वल टू 1.25। तो 1.25 ये आ गया, इसका 20% 25 आ गया। क्लियर है? टैक्स ऐसे ऐड, फिर जो भी इंटरेस्ट होगा वो ऐड कर दोगे एंड यू गेट योर एनपी बीटी एंड टैक्स। 50 अगर मैं माना तो 50 ऐड कर कर आपका 1,75,000 हो जाएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट। क्लियर है करो? हाँ, बस इंटरेस्ट में अगर एनपीबीटी। क्वेश्चन करते हैं बुक पे आ जाओ।
देखो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पे गए हम? तुम्हें समझ आ रहा है माहिरा वो क्लास में? नहीं आ रहा हूँ। यस सर। ठीक, क्वेश्चन देखो अगला, कहां तक पहुंच गए थे हम? 38। सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मीन्स, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मीन आर्यन, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे करने का। For calculating debt to equity ratio, long term provisions are added to long term debt. 40. For calculating the debt equity ratio, long term borrowings which are payable within 12 months or operating cycles from the balance sheet are not considered. Deducted हो मत कर देना, not considered. भाई डेट अगर मैं ले रहा हूं तो जो लॉन्ग टर्म लोन है 12 महीने के अंदर पे करना है, उसको कंसीडर ही नहीं करूंगा ना, हाथ नहीं लगाऊंगा उसको। कई बच्चे डिडक्टेड लिख देंगे यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा। 41 हायर डेट टू इक्विटी रेशियो मींस हायर रिस्क, है ना? अगर डेट ज्यादा हो जाएगा तो मतलब लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा तो हायर रिस्क। 42 सेकंड है higher risk and lower safety covered unsecured, unsecured तो safety is lower risk lenders and creditors, नहीं creditors नहीं आएगा, creditors liquidity का आता है, creditors की वजह से गलत हो गया। debt equity ratio creditors से कोई लिंक अप ही नहीं रखती, वो current ratio है। 42 following information is given for Arc Studios Limited, 9% डिबेंचर दे दिए, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। कभी कर प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेगा, वो मत ले लेना, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेने हैं। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर का पार्ट बन गया, ट्रेड पेपर बकवास दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल। शेयर कैपिटल दे दिया 77,500, सरप्लस का बैलेंस दे दिया 22,500, कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो निकालो, तो निकालो, बताओ डेट इक्विटी रेशियो क्या है? देखो डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, डेट दे दिया एक, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखवाए थे कल की क्लास में, लंबे समय के लिए प्रोविजन बना रखा है। कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट टैक्स दे रखा होगा, उसको मत ले लेना क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऐड होगा। और तो कुछ है ही नहीं। इक्विटी में जनरल रिजर्व ले लिया, शेयर कैपिटल ले लिया और सरप्लस ले लिया। ऊपर वाला कितना आया? 2, नीचे वाला 77 में से 22,500 गए, 50, 3, 25। सरप्लस का देख लो, डेबिट बैलेंस है, माइनस करना है, ऐड मत कर देना गलती से भी। मुझे नहीं पता यार कहाँ पर 3,82,000 82,500 कर दो। अब रेशियो निकाल लो, 206,250 अपॉन 82,500, 2.5, ऑप्शन 1। अच्छा क्वेश्चन था, डेबिट बैलेंस दे रखा था, कई बच्चे कोश में आके ऐड कर देंगे। 43 देखो, वर्किंग कैपिटल दे दी, आउटसाइड लाइबिलिटी दे दी, आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब नॉन करंट प्लस करंट सारी आ गई, और सिर्फ आउटसाइड का मतलब नॉन करंट प्लस करंट, शेयर होल्डर नहीं आएगा यहाँ क्योंकि शेयर होल्डर से इंटरनल लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिए, करंट लाइबिलिटी दे दी, तो डेट तो निकल गया यहाँ से। फिक्स एसेट दे दिए, नॉन करंट एसेट दे दिए, करंट एसेट तुम्हारे को उधर दे रखा था, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, इक्विटी नहीं दी। लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। निकालो, लगाओ दिमाग। सबसे पहले डेट निकालो, दिमाग में बैलेंस शीट रखो। हाँ, आउटसाइड लाइबिलिटी को पकड़ लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को पकड़ लो, और करंट लाइबिलिटी उसमें से हटा दो।
तो डेट आ जाएगा। हाँ, 12 लाख माइनस 4,80,000, 720। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बाहर वालों को पैसा देने सब आ गया इसके अंदर, टोटल डेट गिवन है, बेफालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। 7,20,000 आ गया हो, 7,20,000। नीचे देखो इक्विटी, इक्विटी निकालने के लिए मेरे को एसेट चलना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट। मेरे को वर्किंग कैपिटल दे रखी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे चला, वर्किंग कैपिटल दे रखी है ना, करंट एसेट नहीं गिवन है, तो मैंने कहा ये वर्किंग कैपिटल रख दूंगा और ये भी मेहनत करके निकाला ही है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। 650 वो भी तरीका ठीक है जो तुम कह रहे हो आर्यन, वो भी ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 150, वर्किंग कैपिटल 320, लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाला 720, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसलिए। 650 प्लस 150 प्लस 320 माइनस 720, 4, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 72/40, 1.8:1। अच्छा क्वेश्चन भाई, थोड़ा इसको निकालने में दिमाग लगा। फॉर्मूला बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गया, मैंने कहा फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स तीनों मिला के मेरी टोटल एसेट बन जाती है। इसमें से अगर मैं लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, कैपिटल। ठीक है, तो मैंने ये ऐड करा, ये ऐड करा, ये ऐड करा, हाँ कैपिटल निकालना है शेयर होल्डर्स को, डेट अपॉन इक्विटी होता है ना, तो मैंने फिक्स एसेट ऐड करा, नॉन करंट एसेट करा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस गिवन था वर्किंग कैपिटल, वो उठा लिया, लॉन्ग टर्म डेट अभी निकाली। बैलेंस शीट को दिमाग में रखो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 44 पार्ट 44 देखो, डेट इक्विटी रेशियो में फिक्स एसेट दे दी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दी, एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट एसेट लेनी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दी, लॉन्ग टर्म लोन इस तरफ दे दिए, 8% डिबेंचर दे दिया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे दिया, करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दी, कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, सारे एडवांस क्वेश्चन है ये। डेट बना दिया मैंने, अपलोड भी कर रखा है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो देखो, पहले देखो बैलेंस शीट बनाई मैंने, जो जो चीजें मुझे गिवन थी मैं लिखता रहा। फिक्स एसेट में देखो बातें नहीं, गलत बात आ रही है, मैं बोल रहा हूँ और तुम बातें करे जा रहे हो, वाला माइनस 1,50,000, 12,50,000 मेरी फिक्स एसेट आ गई। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख ली मैंने यहाँ पर 4,10,000, लॉन्ग टर्म लोन मैंने इस तरफ लिख लिया लाइबिलिटीज के अंदर 5,75,000, 8% डिबेंचर भी इधर ही आ गया 3,75,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसके अंदर ही आ गया 250, करंट एसेट्स यहां लिख दिए, करंट लायबिलिटीज यहां लिख दी, तो अब आ गया देखो डेट, तो इन तीनों का टोटल कर लो, डेट आ गया, और इन सब में से ये सब हटा दो तो क्या आ गया, इक्विटी। एक बार बैलेंस शीट में भर दो सारी अमाउंट। अच्छा वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं दे रखा, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखा है, लोन्स और डिबेंचर्स डिफरेंट थिंग हो गए ना। तो देखो 12 लाख का मेरा डेट, क्या क्वेश्चन बाद में डिस्कस करना, मेरे सुनो, प्लस 4,10,000 प्लस 4,40,000, टोटल आ गया 21, इधर का 21, 21 में से अगर मैं ये माइनस करता चलूं, माइनस 1.5 लाख, और वो तो निकाला ही है तीनों टोटल करके 12 लाख, 7,50,000, तो 12 अपॉन 6.5, 1.6:1। अब इंक्रीज डिक्रीज वाले कर लेंगे, इक्विटी
इन सबका टोटल करा, इसमें से ये और ये हटा दिया, 21 लाख में से 1.5 लाख माइनस इसका टोटल था ये 12 लाख रुपए भी निकालेगा। लेफ्ट साइड से कैसे निकालो, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होते तो निकल जाएगा, क्योंकि वो इन दोनों का टोटल होता है लॉन्ग टर्म माइनस कर, तो मुझे इन सबका टोटल करके दोनों बैलेंस शीट का टोटल निकालना पड़ा, उसमें से ये माइनस। अब 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। 45 मुझे पता है 45 कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो इज 7:1. It issued fully paid up 9% preference shares of 10 premium. Debt to equity ratio will be ऐसे तो उसमें लेते हैं ना डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी बढ़ गई रेशियो डिक्रीज, सिंपल डेट अपॉन इक्विटी है। अगला देखो डेट इक्विटी रेशियो 2:1, 10% डिबेंचर दिए, वेंडर को इन कंसीडरेशन ऑफ कैश, कैश को तो भूल जाओ, बट डिबेंचर इशू करे हैं, ऊपर से डेट बढ़ गया, रेशियो भी बढ़ेगी, इंक्रीज डेट इक्विटी रेशियो अदर देन कैश है तो क्या हो गया, अदर देन कैश। हाँ तो वेंडर हमारे करंट लायबिलिटी होगी ना, अभी तुमने बोला था। हाँ तो करंट लायबिलिटी मैं बोल रहा हूँ, वेंडर करंट लायबिलिटी हो गई, जब पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर बिकम करंट लायबिलिटीज, तो जब डिबेंचर इशू करे तो सिर्फ लायबिलिटी तो बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी यहाँ लेते ही नहीं। तो बोलो कार्तिक, पक्का पार्थ, देखो ना, हाँ इंक्रीज होगा। डेट इक्विटी रेशियो में जब हमने डेट इशू करे, एंट्री क्या करी, वेंडर डिक्रीज हो गए और तुम्हारे डिबेंचर चले गए। वेंडर करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट, करंट अभी पे कर रहे हो, तो वो तो इस रेशियो में इंपैक्ट ही नहीं डालेगी, बस ये डिबेंचर बढ़ गए, डिबेंचर मतलब नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, अगर ऊपर वाली चीज बढ़ती है तो रेशियो बढ़ती है। अच्छा था ये क्वेश्चन। 47 देखो, अ कंपनीज डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1, इट इशू बोनस शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो विल, क्यों बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी बढ़ेगी पर रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकलेगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज होगा तो कोई चेंज नहीं, इक्विटी इंक्रीज होगी, इक्विटी डिक्रीज होगी, इसलिए नो चेंज, बिल्कुल रिजर्व एंड सरप्लस से दिया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता उसके बदले। फर्म करंट लायबिलिटी 475, टोटल एसेट दे दी, एसेट टू इक्विटी रेशियो, तो टोटल एसेट दे दिए 16 लाख, डेट दे दिए 1275 में से 475 गए 8 लाख, 16/8 2:1 फोर्थ। अगला देख लो, टोटल एसेट टू डेट निकालना है, टोटल एसेट टू डेट, करंट लायबिलिटी दे दी, शेयर होल्डर्स फंड दे दिए, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया और टोटल डेट दे दी। तो शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एसेट आ जाएगा। अगर यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को टोटल डेट बोल दूं, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एसेट का टोटल आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल है 4,50,000, लायबिलिटी है 14,40,000, तो 18,19,000 ये आ गया, और टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो 865, 1890/865, रेशियो आ गई 2.1:1, 2.18 है, वैसे 2.2 होने चाहिए, चलेगा ये कर लोगे। 49 टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे आओ, प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाओ, प्रोप्राइटरी 52, लो प्रोप्राइटरी रेशियो मींस, लो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, मतलब टोटल एसेट में मालिकों का पैसा कम लगा हुआ है, मतलब लोन ज्यादा, भाई टोटल एसेट जितने भी होंगे इट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ज्यादा है, मालिक का पैसा कम है, तो रिस्की वाला देख लो कोई भी। हायर रिस्क एंड लो सेफ्टी कवर टू लेंडर, नहीं ये नहीं होगा, टू लेंडर्स, हायर रिस्क
एंड लोअर सेफ्टी टू अनसिक्योर्ड लोन्स एंड क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी तो सारी आ गई ना इसके अंदर, टोटल एसेट के अंदर हम सारी लायबिलिटी ले लेते हैं। तो हायर रिस्क एंड लोअर सेफ्टी, देखो ज्यादा रिस्क रहेगा टू क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, सारा आ गया ना इसके अंदर तो आपका, क्योंकि मालिकों का पैसा कम लगा हुआ है, कभी भी छोड़ के भाग सकते हैं, सारा उधार पे ही चल रहा है बिजनेस। तो क्रेडिटर को भी रिस्क रहेगा और नॉन करेंट लायबिलिटी को भी रिस्क रहेगा, तो दोनों को रिस्क है। हाँ जी, लेंडर्स जो लोन देते हैं, क्रेडिटर जो उधार पे सामान बेचते हैं, लेंडर्स नॉन करेंट, क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी, ये फर्क है। 53 कहता है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, निकालो चलो सारे। डेट दे दिया, प्रोविजन दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, लोन दे दिया, पर लोन इज फॉर शॉर्ट टर्म, शेयर कैपिटल दे दी, सरप्लस दे दी। तो शेयर कैपिटल और सरप्लस को जोड़ के पहले तो इक्विटी निकाल लो प्रोप्राइटर फंड। देखो शेयर कैपिटल इज 484 प्लस 46, जनरल रिजर्व भी है तो 30 और जोड़ लो, तो 560 आ गया प्रोप्राइटरी फंड। अब टोटल एसेट जोड़ो, टोटल एसेट में मेरे को लगता है सब कुछ जोड़ लो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल एसेट निकालने के लिए प्रोप्राइटरी फंड चाहिए 560, तो निकाल ही लिया अभी मेहनत करके। अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी जोड़ लो, 345 प्लस 305 प्लस 1,50,000, 8,560, हाँ गलत है, 560 तो है ही नहीं कोई, 5,60,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज 345 प्लस 305 प्लस 1,50,000, तो 13,60,000। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 560 अपॉन 136, 0.411:1। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। कर पाओगे इस तरह से क्वेश्चन? घर से सारे क्वेश्चन करके आना। लास्ट एक देख लो 55 और 56। चलो देखते हैं 55 56 कौन है। दो क्वेश्चन लास्ट करें। 55 देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो दे रखी है 0.25:1, डेट दे दिए 7,80,000, तो एसेट अपने आप निकल जाएगा इसका 2.5। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 0.5 टाइम्स टू डेट, तो डेट निकल गया और इक्विटी निकल गई। डेट ऊपर से निकाल के आ गए, डेट तो गिवन ही थे, उसका आधा जो होगा वो इक्विटी होगी, तो 3,60,000 3,90,000 की इक्विटी हो गई। प्रेफरेंस शेयर इज 25% ऑफ इक्विटी, कर लेंगे जब आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल, मुझे लगता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो आसान है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या करोगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के लिए सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर इज आधा, यानी 390 इक्विटी शेयर हो गई। फिर प्रेफरेंस का 25%, 390 का 25%, 97,500। एक सेकंड, 780 का पहले आधा करो, 390 का 25% इज 97,500। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख, और टैक्स कितना है 40, तो प्लस 6 लाख। 6 लाख भी तो इक्विटी में दोगे सरप्लस में, ये बहुत अच्छी चीज है ना। मैं कि मिलेगा ना उन्हें मुस्कान? अरे मालिकों को तो आफ्टर टैक्स ही दोगे ना, गवर्नमेंट का पैसा निकालने के बाद। हम शेयर होल्डर से तो हमें तो बाद में मिलेगा। तो टोटल हो गया 10,87,500 प्रॉफिट। 10 लाख रुपए एनपीबीटी था, टैक्स कितना देना था उसका 40%, 4 लाख, तो 6 लाख रुपए मालिकों का हो गया पैसा। तुमने जितना कमाया टैक्स देने के बाद ही तो लेके जाओगे अपने पास, तो मालिकों का 6 लाख, 10,85,000। टोटल एसेट कैसे निकालोगे? अरे वो 2.5 और 7,80,000, ये तो सिंपल था। 19,50,000, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 10,87,500 अपॉन 19,50,000, 0.55:1, 0.557 है। इसमें दो ऑप्शन, बड़ा गंदा क्वेश्चन है, तो 0.56 पे जाऊंगा मैं।
मेरा आंसर 0.5576 आ रहा है, तो 0.56 करना पड़ेगा मुझे आखिरी में राउंड ऑफ करने के लिए। देख रहे आप 2 डेसिमल और फिर राउंड ऑफ करते हैं ना अगले वाला। 0.557 है तो 0.56 करूंगा ना उसे। 0.56 गंदा इतना आना नहीं चाहिए डिफरेंस है ना। बच्चा कहाँ कैलकुलेटर थोड़ी लेके जाएगा वहां। एक हाँ ये छोड़ दे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देख लो, एक 59 क्वेश्चन देख लो। 59 मत देखो, 60 देखो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एनपी 80 दे रखा है 1040, शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है 460, डिबेंचर दे रखे हैं 13 लाख, टैक्स दे रखा है 20%। कहते हैं नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना एक बार। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। एक्चुअली टैक्स निकालो टैक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आज तो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, हाई लेवल के थे, बट कैलकुलेशन थोड़ी गंदी दे रखी है उसकी। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल देनी नहीं चाहिए आप बच्चों को। पहली बार हो रहा है एग्जाम, पहले टैक्स इतना समझा के आया था। टैक्स ऐड करेंगे वापस, जब उल्टा चलेंगे तो पहले टैक्स लेके चलेंगे। प्रथम करो तुम भी सॉल्व। 60 कर रहे हैं 60। याद रखना ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, शॉर्ट टर्म का कोई। तो ये कौन सी रेशियो है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन देखेंगे कि उनका पैसा कितना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, तो वो लॉन्ग टर्म से मतलब है सॉल्वेंसी रेशियो वैसे। तो शॉर्ट टर्म को मेरे हिसाब से तो इग्नोर मारो पहले पूरा। आओ एक बार करते हैं क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है। एनपी 80 दे रखा है 1040 एट टैक्स, तो अगर ये 100 होगा ये 20 होगा तो ये 80 होगा, तो 1040 जो है वो 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी अपॉन 80? 13 लाख। आगे तुम्हारा आंसर कार्तिक। एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लिया तुमने? लॉन्ग टर्म वाली लिया होगा बस 31, तो ये हो गया 14,30,000 अपॉन 31, तो 14,30,000 अपॉन 31, आंसर इज 11। पीछे क्या दे रखा है? 11। तो देखो शॉर्ट टर्म वाला कंसीडर नहीं करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें स्टार लगेगा। कल की क्लास में क्वेश्चन यहाँ 60 तक कंप्लीट करके ला। हाँ मैं आज गुप्ता सर से पूछ लूंगा, कल शायद गुप्ता सर क्लास लें, तो गुप्ता सर जो करवाएंगे